नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो राह कांटों भरी दिख रही है, पर उम्मीद की एक किरण भी नजर आ रही है। आगे शेयर मार्केट का क्या हाल होने वाला है और उस पूरे दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आने वाला वक्त कैसे दिन दिखा सकता है और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर होनी चाहिए आपकी पैनी नजर, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के पैनल से। तो सबसे पहले आप देखिए, देश की अर्थव्यवस्था को बखूबी समझने वाले जयंत मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं, जिनको कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वागत है आपका जयंत जी आज के प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम। और आप देख सकते हैं शेयर मार्केट की नब्ज को पकड़ने वाले अविनाश गोरक्षकर जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका आज के प्रोग्राम में। हेलो अविनाश जी, आप कह रहे थे एक उम्मीद नजर आ रही है आपको शेयर मार्केट में, आज क्या उम्मीद है वो? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है कि एक अच्छी खबर जो आई है, यूएस ने जो मेरे ख्याल से ईरान के ऑयल के ऊपर जो प्रतिबंध किया था, उसको थोड़ा सा टेम्पररी वेव ऑफ किया है। ये कहा जा रहा है कि जो नए टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नया सोल्यूशन, और ये मार्केट को काफी पसंद आ गया। और रही बात मार्केट के लिए, तो मैं इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि आज ऐसे दिन पे देखिए एफआईआईज ने भी खरीदा है, लोकल इंस्टीट्यूशन ने भी खरीदा है। बहुत समय के बाद एक बड़ा फिगर देखने को मिला है, 2600 या 2700 करोड़ की बाइंग आज हुई है कैश मार्केट में। तो ये एक अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि देखिए अभी वॉर होगा नहीं, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमको ये वॉर खत्म करना है, कहीं ना कहीं उनको भी वॉर नहीं करना है। ट्रम्प साहब को भी ऐसा मुझे लगता है, पॉसिबली उनको भी मालूम है कि वॉर करना उनके लिए भी इकोनॉमिकली अच्छी बात नहीं रहेगी। और मिड टर्म में तो सितंबर में तो मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझौता होने वाला है, लेकिन कब होगा ये जरा डिफिकल्ट है। लेकिन नियर टर्म में जो चैलेंजेस है वो तो रहेंगे, जैसे कि रुपया का वीक होना, 96.40 होना, उसके बाद क्रूड ऑयल 110-11 डॉलर होना, ये सारी बातें मार्केट को अभी भी थोड़ा सा वोलेटाइल रख रही है। और इसीलिए आपने देखा कि सुबह गैप डाउन ओपनिंग हो गया, उसके बाद रिकवरी हो गई। अभी कल शायद मार्केट गैप अप ओपनिंग करेगा, लेकिन कितना सस्टेन करता है और कितना जल्दी 24,000 टच करता है, ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। क्योंकि देखिए अभी तो रिजल्ट सीजन है, कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, तो सारा कुछ स्टॉक स्पेसिफिक हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडेक्स को लेके अभी भी थोड़ी सी अनक्लैरिटी है। तो मेरे ख्याल से थोड़े दिनों के लिए हमको ये वोलेटिलिटी देखनी पड़ेगी। और अविनाश जी, आप कह रहे हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। यहाँ मैं हमारे दर्शकों को कह दूं कि हम अविनाश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो मार्केट का हाल चल रहा है, ऐसे में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस समय अट्रैक्टिव प्राइसेस में हमें मिल रहे हैं, या जिनमें जो अब गिरावट के दौर पर खरीदने चाहिए पर आने वाले समय पर। चलते हैं जयंत जी के पास। जयंत जी, जैसे कि अविनाश जी ने मेंशन किया कि एक चिंता की बात है, जो गिरती हुई कीमत है रुपए की अगेंस्ट डॉलर, जो हम कह रहे हैं आज तो ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि डॉलर और रुपए विज़ावी 150 रुपए के भाव पर डॉलर आ जाएगा, $1। तो इतनी गिरती हुई करेंसी हमारे लिए क्या इम्पैक्ट लाने वाली है, और ये खबर सही भी है या नहीं? नेहा जी, सबसे बड़ी बात, पता नहीं आप इस बात को मानोगे नहीं मानोगे, जब मार्केट ऊपर चलता है तो मार्केट में खबरें आएंगी कि मार्केट 32,000, 34,000, 36,000 हो जाएगा। जब मार्केट गिरता है तो 20,000, 18,000 और है डॉलर 150 रुपया। देखिए ये सब चीज़ें सेंटिमेंट्स पे निर्भर करती हैं नेहा जी। लेकिन नेहा जी एक पता नहीं अविनाश जी इस बात को मानेंगे नहीं मानेंगे, एक न्यूज़ मैंने कहीं पढ़ी है अविनाश जी, और मैं चाहूँगा आप भी इस चीज़ को सुने। 3,700 ट्रेड किए गए हैं 90 दिन में, और वो भी हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करे हैं। औसतन जनवरी और मार्च के महीने में हर रोज 40 ट्रेड मार रहे हैं प्रभु। अब भारत देश में ये प्योर इनसाइडर ट्रेडिंग का केस बन जाता है कि आप एक ऐसे मौके पे जहाँ पे आप प्रॉफिट सेंटर पे बैठे हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस बन जाएगा। डिफिकल्ट हो जाता है एज ए इकोनॉमिस्ट और एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, और आप कुछ भी समझ लीजिए इसको पाना कि मार्केट कल क्या मोड़ लेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सौदे हैं वो लॉन्ग पे खड़े हैं कि शॉर्ट पे खड़े हैं, जानना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये बात निश्चित है नेहा जी कि मार्केट में लग रहा है, जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं, कि 100 कोई बड़ी बात नहीं है, डॉलर क्रॉस करके 100-104 की फिगर दिख जाए। कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है, ये उम्मीद लगाई जा रही है।
कि डॉलर का, क्योंकि देखिए बॉन्ड मार्केट में, यूएस बॉन्ड मार्केट में 4.5-5% तक जा रहा है, 4.5 पे तो खड़ा ही है यूएस बॉन्ड मार्केट। तो इसका मतलब सीधे सीधे इमर्जिंग मार्केट से तो पैसा निकलेगा ही निकलेगा। चलिए अविनाश जी, कुछ सवाल आने शुरू हो गए हैं आपके लिए। संजीव राय जी हमारे मेंबर हैं, सवाल लेकर आए हैं। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस पर कह रहे हैं 930 के रेट पर मैंने लिया हुआ है, और इसमें इस समय क्या करना चाहिए इन्हें, क्या व्यू रहेगा आपका? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बजाज फाइनेंस अगर इनके पास 930 या 935 का है तो पोजीशंस होल्ड करिए। देखिए बजाज फाइनेंस एक वेल एस्टेब्लिश्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। अभी चौथे क्वार्टर के नंबर भी आ गए, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसबर्समेंट्स अच्छा है। देखिए एनबीएफसी सेक्टर के लिए एक अच्छी बात है कि अभी इस बार आईएमडी ने कहा है कि बारिश 26 मई को शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा जल्दी, तो ये रूरल डिमांड को डेफिनेटली एक अच्छा पुश देगा। और मुझे लग रहा है कि देखिए अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, हो सकता है कि आगे थोड़ा और, लेकिन कहीं कहीं मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि काफी बड़ा एयूएम है, इनकी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मे बी पहला या दूसरा क्वार्टर शायद थोड़ा सा इकोनॉमिक है, लेकिन सितंबर के बाद होपफुली अगर डिमांड बढ़ती है तो कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस को बेनिफिट होगा। तो थोड़ा साल भर का तो नजरिया रखें और यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें, इसमें कोई डरने की बात नहीं। कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन शायद आपको 12-15 महीने की अवधि से यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए यहाँ पर। एनएमडीसी भी संजीव जी ने खरीदा हुआ है 89 के रेट पर, उसमें कह रहे हैं 6 महीने का व्यू है, क्या करना चाहिए? देखिए एनएमडीसी आयरन ओर बनाता है और आयरन ओर की कीमतें भी बढ़ रही है, क्योंकि पूरा मेटल पैक अगर आप देखो तो अगर फेरस मेटल है, नॉन फेरस मेटल है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि देखिए मेटल अभी बहुत समय के अंडर परफॉर्मेंस के बाद चलने लगा है। तो कहीं ना कहीं देखिए टाटा स्टील का नंबर आ गया, सेल का आ गया, तो आप इन कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो जब फाइनल प्रोडक्ट में तेजी आएगी तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल है, जो आयरन ओर है, उसकी भी कीमतें बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इनका नजरिया 6 to 8 मंथ्स का होना चाहिए। डेफिनेटली अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री की है, और कहीं ना कहीं एक बार ये आयरन ओर की कीमतें और बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज कंपनी अनाउंस करती है, तो इसमें आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव रुझान दिखेगा। तो मेरे ख्याल से 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें। ओके, 6 to 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके होल्ड करने की सलाह। हम बात कर रहे थे एनएमडीसी की। सर, सेल में जेएसडब्ल्यू स्टील या फिर एसबीआई बैंक, ये 3 पूछ रहे हैं। सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई बैंक में एंट्री इस समय करने लायक है या नहीं? देखिए सेल और जेएसडब्ल्यू में तो स्टॉक प्राइस थोड़े से ऑलरेडी चढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली एक स्टैगर्ड वे में, एक टुकड़ों में खरीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई बहुत इंटरेस्टिंग है नेहा जी, क्योंकि एसबीआई मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया था, लेकिन एसबीआई में 2 बातें जो शायद मार्केट में शायद है। पहला तो इनके पास एक बहुत बड़ा स्टेक एनएससी में है, जो अभी पॉसिबली वैल्यू अनलॉकिंग होने वाला है, क्योंकि जब एनएससी का आईपीओ होगा तभी पूरे तरह से ये शेयर यहाँ पे सबमिट करेंगे। और दूसरा, इनकी जो कंपनी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसका पब्लिक इशू मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में आने वाला है। तो ये दोनों ही रिसीट्स FY 26-27 को एसबीआई को मिलेंगे, और मुझे लगता है कि देखिए एसबीआई में शायद 1 या 2 क्वार्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम या प्रेशर में हो सकता है, क्योंकि अभी एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, बट लंबी अवधि के लिए अगर किसी को रहना है 12-18 महीने का, तो गिरावट में थोड़ा थोड़ा जरूर खरीदिए, बट अवधि कम से कम 12-18 महीने करें। आप कह रहे हैं गिरावट में खरीद सकते हैं, पर अवधि थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब अविनाश जी ये बताइए, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं, ऐसे में डिफेंस सेक्टर का कौन सा ऐसा स्टॉक आपकी नजर में है जो चल सकता है या चलने वाला है आपके हिसाब से? देखिए मुझे लगता है कि डिफेंस में वैसे तो जो बड़ी कंपनीज है जिनका ऑर्डर बुक कम से कम 1.5-2 साल की विजिबिलिटी देता है, वहीं पे आपको बेट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, टिपिकली अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, मैं कहूँगा गार्डन रीच की बात करें, तो ये सारी कंपनीज में कम से कम 2-3 साल की ऑर्डर बुक तो अभी भी है। और मैं कहूँगा कि आपको इस कंपनीज में पैसा लगाना है तो एक साथ मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में लगाइए, क्योंकि ये सारी कंपनीज काफी, आपका नजरिया अगर 6 से 12 महीने का भी है तो मैं कहूँगा कि हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीदिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई ऑर्डर आएगी, मार्केट नैरेटिव पे अभी ज़्यादा चल रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे सबसे बेहतरीन विकल्प तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। हमको लगता है कि करीबन 500 रुपये का भी टारगेट प्राइस पॉसिबल है अगले 12-15 महीने के लिए। उसके बाद HAL है, HAL भी ऊपरी लेवल से काफ़ी टूटा है, नंबर्स काफ़ी अच्छे थे,
और गार्डन रीच की बात करें तो गार्डन रीच एक फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, 4,500-5,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे बैठा है। तो ये सारे ऐसे स्टॉक्स है जो आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, साल भर नहीं तो कम से कम साल 1.5 साल रखिए, तभी पैसा अच्छा बनेगा। बिल्कुल, तो ये बात हो गई डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स की। अब जयेंद्र जी, पीएम ने कहा कि सोना मत खरीदो, लेकिन ये बताइए कि अगर हमें सोना क्यों नहीं खरीदना चाहिए, ऐसा क्यों कहा पीएम ने? देखिए नेहा जी, बहुत सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। हम जो सोना अपने देश में उत्पाद करते हैं वो करीब करीब 1 टन का है, सिर्फ 1 टन का। मैक्सिमम खींच के चला जाए तो 1.5 टन तक चले जाएंगे, लेकिन हमारी जो खपत है वो करीब 1000 टन की है। आप अंदाजा लगाइए, 800 टन हम माल इंपोर्ट करते हैं, 200 टन कहीं से आप समझ लीजिए रीडिफाइन होता है, रीमैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, 800 टन गोल्डा हम आयात करते हैं, मतलब आता है, इंपोर्ट होता है हमारे यहाँ, ठीक है। अब आप सोचिए 800 टन गोल्ड अगर आप लेंगे तो उसके प्रति आप डॉलर पे करेंगे, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर तो ऑलरेडी गिरा पड़ा, अगर आप उसको और परचेसिंग का बढ़ाते चले जाएंगे तो डॉलर तो क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम एक और है ऐसी, मतलब हमारा तो नेहा जी, मतलब क्या बोलूं अपने देशवासियों को, मोदी जी ने बोला है गोल्ड मत खरीदिए, तो गोल्ड ज्यादा खरीदा जा रहा है, और मतलब उस चीज को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है या समझा जा रहा है। अब लोगों में ये धारणा बन गई है कि हो सकता है आने वाले टाइम में गोल्ड की विजिबिलिटी या अवेलेबिलिटी कम हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास गोल्ड रहेगा, बट आप जरूरत है तो खरीदिए। मोदी जी का सिर्फ ये कहना है, प्रधानमंत्री जी का, आपको जरूरत है गोल्ड की तब आप खरीदिए। हर इकोनॉमिक्स हर जगह फेल हो रही है। कहते हैं वॉर आने से या वॉर की आशंका होने से गोल्ड का प्राइसेस बढ़ना चाहिए, यहाँ तो विपरीत हो रहा है कि जैसे जैसे वॉर की स्थिति बनती है गोल्ड रिवर्सल में जा रहा है, जबकि गोल्ड को तो बढ़ना चाहिए था। तो इस टाइम पे कोई फॉर्मूला चल नहीं रहा है, सिर्फ दिख रहा है प्राइसेस में। तो गोल्ड इसीलिए प्रधानमंत्री मना कर रहे हैं क्योंकि डॉलर पे अननेसेसरी प्रेशर मत दे, रुपया और वीक हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं डिमांड और सप्लाई का जो इतना बड़ा गैप है गोल्ड की परचेज में, जो हम देख रहे हैं, हमारी जो देश की डिमांड है और जो हमारे अपने रिसोर्सेज है जिनसे हम गोल्ड ले पाते हैं, तो ये गैप फिल करने के लिए क्या सिर्फ इंपोर्ट करना एक हमारे पास रास्ता है या और भी विकल्प हैं जिन्हें हम तलाश नहीं पा रहे हैं? नेहा जी, इसमें मतलब क्या ही बोलूं, कई ऐसे मिनरल्स हैं जिनको आप बोलते हैं ना, वो जो स्पेसिफाई, वो कहते हैं ना बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स, जो रेयर अर्थ वाले होते हैं, मैडम उसकी कई जगह निकला है, निकालने की कोशिश करिए तो इन्वायरमेंटल वाले आ जाते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों खोद रहे हैं, आप यहाँ पे मत। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन गलत है कौन सही है, यहाँ पे भारत में एक अलग परिस्थिति, अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। एक जगह और गोल्ड की, शायद हैदराबाद में या कहीं पे, कोई आंध्रा में कहीं पे वो चल रहा है कि गोल्ड का हो सकता है नेहा जी, तब पता है आपको हमारा आउटपुट कितना बढ़ जाएगा, हमारा 1.5 टन और बढ़ जाएगा। तो हम जहाँ 1 टन पे हम 2.5 टन पे हो जाएंगे, लेकिन हमारी खपत तो आज भी 1000 टन की है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है नेहा जी, देखिए जितनी हमारी जीडीपी है ना मैडम, उतना हमारा गोल्ड लोगों के लॉकर में पड़ा हुआ है। चाइना ने अपने देश का सबसे बड़ा जो गोल्ड डिपॉजिट है वो समुंदर में पाया, तो उन्होंने ढूंढा, बेसिकली उनके पास भी नहीं थे इतने रिजर्व्स। तो हमारे पास कोई ऐसे विकल्प हैं या नहीं? नहीं मैडम, वो चाइना है, वो कुछ भी कर सकता है। वो चाइना है। अब आप अंदाजा लगाइए मैडम, एक छोटी सी बात है, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव आप इस चीज को ले सकते हैं। अब मेरे को नहीं पता इसमें असलियत कितनी है, आप अंदाजा लगाइए मैं क्या बोल रहा हूँ कि यूएस जब चाइना छोड़ा था तो उसने अपने सारे एपरेटस, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे, उनको डंप करके खत्म करके अमेरिका गए। आप अंदाजा लगाइए किस लेवल की टेक्नोलॉजी लेकर चाइना बैठा है। मुझे नहीं पता इसमें क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं नहीं सुना है कि कोई भी अपना फोन नहीं लेकर गया था, सब लोग वहां पे वो बर्नर फोन्स लेके गए तो वही डिस्ट्रॉय करके आ गए। मैडम हमने तो बचपन से देखा है, सुपर पावर अगर कोई कंट्री है वो यूएस है, उससे ऊपर तो हमने किसी का नाम सुना नहीं है। और अगर यूएस चाइना जाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डंप कर रहा है डर के मारे, तो आप अंदाजा लगाइए कि चाइना की टेक्नोलॉजी किस लिमिट तक आगे बढ़ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अविनाश जी, सवाल आया है यहाँ पर हमारे पास सुभान नंदी जी का, कह रहे हैं सर हिंदुस्तान कॉपर मैंने खरीदा है 555 पर,
और इसमें क्या करना चाहिए इन्हें, क्या व्यू है आपका? नहीं, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं और देखिए कॉपर के प्राइसेस तो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। ग्लोबली भी कॉपर के प्राइसेस अभी अच्छी तरह से बढ़े हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसको अभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। पावर केबल या पावर कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर द पावर सेक्टर। और पावर सेक्टर में तो अभी हमने सोचा है, देखा है कि काफ़ी डेटा सेंटर्स आने वाले हैं, काफ़ी नई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखिए इनका नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि शेयर काफी भाग चुका है। लेकिन एक अच्छी बात है कि हिंदुस्तान कॉपर इज द लार्जेस्ट कॉपर प्लेयर इन द कंट्री, और कॉपर का जो भी बेनिफिट आएगा वो हिंदुस्तान कॉपर को बेनिफिट करेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करिए। शेयर काफी चल चुका है, तो कम से कम साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे पोजीशन होल्ड। तो साल भर में अविनाश जी कौन से लेवल्स आप आते हुए देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ से कम एक 20-25% अपसाइड पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि देखिए अभी तो Q4 के नंबर्स आ गए हैं। अंदाजा है कि देखिए इनको तो कोई क्रूड का कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, बट रूपी का जो इफेक्ट है वो कितना इनको हर्ट करेगा या कितना बेनिफिट करेगा, ये मेरे ख्याल से नंबर्स आने के बाद हम देखेंगे। बट डेफिनेटली ये लेवल पे अगर इनके पास है तो जल्दी मत करिए, क्योंकि हमारा मानना है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर भी काफी अच्छा आएगा। नंबर्स आने के बाद एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान आपको स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं नंबर्स आने के बाद पॉजिटिव रुझान देखने को मिल सकता है। सुभान नंदी जी टूब्रोस ऑटोमोटिव के बारे में जानना चाह रहे हैं। 313 पर इन्होंने खरीदा है, इस पर क्या व्यू रहेगा सर आपको? देखिए ये भी एक वेल एस्टेब्लिश ऑटो कंपोनेंट कंपनी, ऊपरी लेवल से ऑफकोर्स ये टूटा है, लेकिन ज़्यादातर ये टू व्हीलर फिर पैसेंजर कार और मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल्स को केटर करते हैं। और इनको काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है, करीबन 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। मैं कहूँगा कि देखिए ऑटो सेक्टर में जिस तरह से जीएसटी के कट्स आए थे, रूरल डिमांड बढ़ा था, इंटरेस्ट कट हो गए थे, तो उसका बेनिफिट डिमांड में तो आ चुका है। लेकिन पूरी तरह से अगर आपको इस कंपनी में अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो थोड़ा और समय देना जरूरी है, क्योंकि FY27 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर और अच्छा रहेगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि पोजीशन इस कंपनी की अच्छी रहेगी, क्योंकि टू व्हीलर सेक्टर जिस तरीके से डबल डिजिट में ग्रोथ कर रहा है, इनको भी फायदा होना चाहिए। बट थोड़ा इंतजार करिए, मेरे ख्याल से ये भी एक 6 to 12 मंथ्स का कैंडिडेट है, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अच्छा पैसा बनाएगा, बट थोड़ा होल्ड करने की राय। ओके, थोड़ा होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। टॉलप्रोस ऑटोमोटिव की बात कर रहे थे हम। रेशमा पालीवाल जी सवाल लेकर आई हैं अविनाश जी। कह रही हैं सर ये बताइए अभी फ्रेश एंट्री के लिए अंबुजा सीमेंट और पावर ग्रिड सही है या नहीं? अगर हैं तो प्राइस और टारगेट क्या आपके हिसाब से रहेगा? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में अंबुजा सीमेंट इवन करंट लेवल पे ये थोड़ा सा ऐड कर सकती है। नज़रिया 6 to 8 मंथ्स का रखिए, क्योंकि सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो क्रूड ऑयल प्राइस से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हालांकि देखिए इनके भी पावर कॉस्ट होते हैं, बट ये इतने भी नहीं इम्पैक्टेड होते हैं जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है या एविएशन कंपनीज है, जो क्रूड से डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो अंबुजा सीमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो मूवर जरूर है, बट करंट प्राइस पे छोटी पोजीशन बनाइए और कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया रखिए। और दूसरी बात, जैसे जयंत जी ने कहा, देखिए गोल्ड की जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं, इसके बावजूद गोल्ड फिनेंस कंपनीज में अगर आपको निवेश करना है तो करिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने के बाद क्या होता है कि उनकी जो कोलैटरल वैल्यू है वो बढ़ती है, और इन कंपनीज के लिए अच्छी बात होती है क्योंकि उनका लोन टू वैल्यू रेशियो भी इंप्रूव होता है। तो यहाँ पे मुथूट फाइनेंस, उसके बाद मन्नप्पुरम, ये दोनों कंपनीज ने बहुत ही दमदार नंबर Q4 में दिखा है, और ये बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है अपना बास्केट, तो सीमेंट के साथ गोल्ड ज्वेलरी के फाइनेंस कंपनीज देखिए, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले 2-3 क्वार्टर्स काफी अच्छे रहेंगे। ऑलराइट, तो आपने ये बात करी गोल्ड ज्वेलरी की फाइनेंस कंपनीज के बारे में आपने बताया, तो अगर फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो अविनाश जी आपके हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपकी अभी नजर में हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि मुथूट फाइनेंस नंबर 1 गोल्ड फाइनेंस कंपनी है, उसके बाद मन्नप्पुरम फाइनेंस है। तो मैं कहूँगा कि दोनों शेयर्स में एक पॉजिटिव रुझान आपको देखने को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस ने तो रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है, करीबन 5000 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने एक क्वार्टर में किया, पूरे साल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ है, तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। और ये बिजनेस ऐसा है कि यहाँ पे एसेट क्वालिटी की कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि गोल्ड का कस्टमर देता है और उसके अगेंस्ट में उसको लोन मिलता है। तो करीबन 12-15% का लोन ग्रोथ कंपनी का मानना है कि इस साल भी आएगा। तो गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज के लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गोल्ड की कीमतें बढ़ती है तो उनका रॉ मटेरियल बढ़ेगा, लेकिन गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए ऑन द अदर हैंड अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए उनकी जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है, गोल्ड वैल्यू है, वो बढ़ती है, तो उससे उनके नंबर्स अच्छे आएंगे। तो मुथूट और मन्नप्पुरम फाइनेंस पे लेवल्स एंट्री के आप कौन से सजेस्ट करते हैं सर?
देखिए मुथूट फाइनेंस में हमारा मानना है कि 3,800 3,900 का लेवल पॉसिबल लग रहा है। मन्नप्पुरम में मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा स्लो मूवर होगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि बेन कैपिटल ने अभी काफी मेजोरिटी स्टेक यहाँ पे खरीदा है, तो ये भी एक लंबी रेस का घोड़ा है। यहाँ पे हो सकता है साल का आपको 15-20% मिले, लेकिन मुथूट फाइनेंस में मोमेंटम शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों अच्छा चल सकता है। तो ये हो गई आपके फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस पर राय। मुथूट और मणप्पुरम की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। अब जयंत जी, मैं वापस आती हूँ पीएम मोदी की अपील पर। पीएम मोदी ने गोल्ड की तो हमने बात कर ली, उन्होंने कहा सोना मत खरीदो, पर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम, निकलिए कम आप और कारपूल कीजिए, और मतलब इवन तेल की खपत पर उन्होंने कहा कि कम इस्तेमाल कीजिए। पर क्या ये सोल्यूशन है? ये हमारी ग्रोथ को रोक नहीं देगा? नेहा जी, बिल्कुल सोल्यूशन है। अब प्रॉब्लम क्या है नेहा जी, इस चीज को कोई समझने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, हर एक को ये बात समझा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ना तो एम्प्लॉयर समझ रहा है, ना ही एम्प्लॉय समझ रहा है। एम्प्लॉयर के साथ अलग दिक्कत है, वो कहता है घर बैठ के आप काम नहीं कर सकते जो मेरे सामने बैठ के काम कर सकते हो। इनफैक्ट कोविड में भी सारी इकोनॉमी चल रही थी। कोविड में आप एसेंशियल, पर ये कोविड नहीं है ना, कोविड नहीं है। कोविड में लोग क्या था कि उनको अपनी जान का डर था, तो डर के मारे वो घर में थे। आज के डेट में वो जान वाला डर नहीं है, पर मतलब मैं ये कह रही हूँ कि घर बैठना हमारी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोड़ा नहीं हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका देखिए, जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, अगर आप उनको देखेंगी, आईटी कंपनीज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं यूएस में रादर देन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और 90-95% ऑफ द आईटी कंपनीज जो एक्चुअल में काम कर रही है वो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। इनफैक्ट कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो शिमला में, मसूरी में गर्मियों में बैठ के पूरे 3-3 4-4 महीने दिल्ली से भाग जाते हैं, और वो कहते हैं मैं वहां बैठ के काम कर रहा हूँ। कोई कहीं से कोई आउटपुट की कमी नहीं है। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड आईटी सेक्टर, बल्कि कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंटिन्यू रखा वर्क फ्रॉम होम, और कई बार ऑन एंड ऑफ लेते भी रहते हैं। बट व्हाट अबाउट पीपल जिनका एक फिजिकल वर्क है? व्हाट अबाउट कि जहाँ पे इशू हो सकता है और उनकी खुद की मतलब कमाई पर ये असर डालेगा? डेफिनेटली जो आप बात बोल रहे हो, जहाँ पे टियर 2 टियर 3 सिटीज के जो लोग रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, डेफिनेटली उस पर फर्क पड़ेगा नेहा जी, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। इनफैक्ट जितना टियर 1 सिटीज पे नहीं, मेट्रो पे नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में जो लोग रोज आके काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेहा जी, एक छोटी सी बात इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। हमारा जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है 26-27 का, वो 80,000 करोड़ का है। सरकार हमें कह रही है कि ये काम करिए, ये काम करिए। मैं चाहूंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट्स पे भी कुछ काम करें। मतलब देखिए ना, हमारा जो टारगेट FY 26 का था वो 47,000 करोड़ का था। एक्चुअल हमने 8,800 हमें अचीव किया। अब आप अंदाजा लगाइए, हम अपना डिसइन्वेस्टमेंट्स को आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे। जो हमारे कोई भी यूनिट्स हैं, अब मेरे को नहीं पता कि डिसइन्वेस्टमेंट्स का क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से वो डिसइन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन के भी रिसोर्सेज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। जो आप कह रहे हो कि हम ये करें, हम वो करें, जैसे मैंने बोला कैपिटल गेन पे कई बार मैं जब बोलता हूँ तो उधर से आता है कि सर अगर आप कैपिटल गेन घटा दोगे या कैपिटल गेन हटा दोगे लॉन्ग टर्म तो रेवेन्यू लॉस होगा। हाँ, तो कई और से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और मैं तो एक चीज़ और बोलूँगा, आप प्रोग्रेसिव टैक्स लगा दीजिए ना, कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़े वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ता चला जाए, लेकिन एक मिनिमम जो आय है उस पर टैक्स ना लगाइए। आप मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? जैसे अभी 1.25 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको बढ़ा के 2.5 लाख 3 लाख तक कर दीजिए, बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। आप मेरी बात समझ पा रहे? वो जो आप बोल रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम पे इंपैक्ट नहीं, मेरे हिसाब से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो टियर 2 टियर 3 वाले जो लोग हैं जो आकर काम कर रहे हैं मेट्रो में, उन पे तो डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा नेहा जी। उसमें तो कोई सोचने और विचार करने की भी बात नहीं है। बिल्कुल। अविनाश जी, जब भी हम मंदी की आहट का जिक्र होता है, सबसे ज्यादा असर हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है, और उसको लेकर सवाल भी आए हुए। हिमांशु दुरेजा जी जानना चाह रहे हैं, कैनरा बैंक या स्टेट बैंक में अभी करंट लेवल पर एंट्री ले सकते हैं अगर 1 साल का व्यू है तो? और साथ ही में आप बताइए कि इस समय बैंकिंग सेक्टर पर शेयर्स खरीदना या सही है आपके हिसाब से या नहीं है? देखिए, मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली प्रेशर में आएगा, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है
अभी जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा है 3 रुपया, इसके पहले ही इन्फ्लेशन बढ़ चुका था। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तभी डेफिनेटली बैंकों को इमीडिएटली वो इम्पैक्ट करता है। और अभी जिस प्रकार से क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, रुपया वीक हो चुका है, अंदाजा है कि इनके जो कस्टमर्स है इनको एसेट क्वालिटी के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। हालांकि कितना असर एसबीआई को आएगा, कैनरा बैंक को आएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को आएगा, ये तो केस टू केस बेसिस पे होगा। बट एक बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आपको अच्छे क्वालिटी बैंक्स तब मिलेंगे जब पैनिक होता है मार्केट में। ऑलवेज एक बात मान के चलिए कि जब पैनिक होता है तभी आपको एसबीआई हल्के भाव पे मिलेगा। कैनरा बैंक में भी तीसरी या चौथी बड़ी बैंक है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है 3, 4, 5 महीने का, तो आप अभी मत इन्वेस्ट करिए। बट अगर आपका नजरिया कम से कम 6 से 12 महीना है, जैसे ये इन्वेस्टर का 12 महीना है, तो एटलीस्ट 25% पैसा लगाइए। अप्रैल के, जून के क्वार्टर के नंबर आने दीजिए। शायद खराब हो तो थोड़ा और खरीदिए, क्योंकि आपको अगर इन स्टॉक से पैसा बनाना है तो आपको वही टाइम पे खरीदना है जब लोगों को इनको खरीदना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि एसबीआई, कैनरा बैंक दोनों स्टॉक्स हमको पसंद है, लेकिन बाइंग थोड़ा स्टैगर्ड वे में करिए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बाइंग थोड़ा स्टैगर वे में करें। तो अविनाश जी, यहाँ पर आप और गिरावट आते हुए देख रहे हैं क्या बैंकिंग सेक्टर में? देखिए, ये तो पक्का है कि अप्रैल टू जून क्वार्टर खराब आएगा, और जब नंबर आएंगे तभी एक झटका तो जरूर आएगा। देखिए, अभी तो हमने आज ही एक स्टेटमेंट आया ट्रम्प साहब का कि उन्होंने ईरान के ऑयल रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलीफ दिया है। अभी कल सुबह वो क्या बोलते हैं, परसों क्या बोलते हैं, वो तो हमको पता नहीं। बट जो डेटा आएगा अप्रैल टू जून, वो तो हमारे सामने है। तो वो तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि देखिए चौथी तिमाही इतनी अच्छी हो गई, लोगों को लगा फर्स्ट क्वार्टर भी अच्छा आएगा, लेकिन तेल की भाव बढ़ गए, रुपया डेप्रिशिएट हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें इतनी जल्दी आसानी से हटेगी नहीं, कम से कम 1-2 क्वार्टर तो लगेगा। बारिश भी आएगी तो बारिश का इफेक्ट आपको सितंबर के बाद पता चलेगा। तो मैं वही कह रहा था कि अप्रैल टू जून में कोई बड़ी उम्मीद मत रखिए। हो सकता है कि फ्लैट या नेगेटिव ट्रेंड प्रॉफिट्स में हो, और ये मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन जब नंबर्स आएंगे नेहा जी, तभी डेफिनेटली उसका फर्स्ट रिएक्शन तो आएगा जो नेगेटिव होगा। तो उस समय पे आपको थोड़ा उल्टा सोचना है, थोड़ा सा खरीदिए, क्योंकि नॉर्मली लोग खराब नंबर्स आते हैं तो खरीदते नहीं, और अच्छे नंबर्स होते हैं तो महंगे वैल्यूएशन पे खरीदते हैं। तो ये गलती मत करिए। बिल्कुल अविनाश जी। अविनाश जी, हमने देखा कि आज थोड़ा सेविंग ग्रेस रहा आईटी सेक्टर। तो हिमांशु दुरेजा जी पूछ रहे हैं, क्या आईटी 20 खरीद सकते हैं करंट लेवल से? देखिए, आईटी 20 तो आप जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें तो क्या है, वो बास्केट है। बट मैं इतना कहूंगा कि आईटी में एक बात तो क्लियर है कि जो ग्रोथ कोशेंट है वो उन्हीं कंपनीज को आएगा जो एआई में है, मशीन लर्निंग में है, प्रोडक्ट सेल्स में है, सैस कंपनीज है। अगर प्योरली सर्विस कंपनी है तो देखिए वो पुराना जमाना 15-20 साल पहले का गया। अभी अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो जितनी भी कैश कंपनी के पास में हो, मान के चलिए डिविडेंड आ गया, बायबैक आ गया, इससे बड़ी लंबी री रेटिंग आएगी नहीं। तो आई थिंक मार्केट चाहेगा कि ये जो बड़ी कंपनीज है, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचसीएल टेक हो गया, वो अपनी कैश इस तरह से इस्तेमाल करे कि कोई छोटी कंपनी वो खरीदे और उससे उनकी अर्निंग्स की ग्रोथ ज्यादा से बढ़े। तो मैं कहूंगा कि आईटी भी जरूर खरीदिए, क्योंकि 6-8 महीने के बाद होपफुली सब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सॉल्व होता है तो आईटी से बड़ी ऑर्डर विन्स यूएस से चालू हो जाएगी, और इसका असर आपको पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। बट शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से कुछ बड़ा ट्रिगर दिखता है। ओके, तो आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर अभी नहीं दिख रहा है। ग्रीष्मा जी कह रही हैं, मैम आपकी आवाज कुछ अलग सी आ रही है। ऑल ओके? वैसे मेरी तरफ से ऑल ओके, हो सकता है नेटवर्क में ऑल ओके ना हो ग्रीष्मा जी, सो थैंक यू फॉर आस्किंग। पर आई एम फाइन, बट मे बी द नेटवर्क इज नॉट फाइन। बाकी आप लोग बताइएगा मेरी आवाज कैसी आ रही है अपने मैसेज के थ्रू, सो आई विल अंडरस्टैंड दैट। अब जयंत जी, आप बस आसान शब्दों में ये बताइए, महंगाई होती क्या है? देखिए मैम, सीधा सीधा समझिए, अगर आपको एक रुपया या 10 रुपया या 100 रुपया या 1000 रुपये में जो सामान आप खरीद पा रहे हो, अगर वो दाम 1 रुपये वाला दाम 5 रुपये हो जाए, 10 रुपये वाला दाम 20 रुपये हो जाए, आप सीधे सीधे समझ लीजिए आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। और उसका सिर्फ एक ही कारण है मैडम, दूसरा कोई कारण नहीं है, वो है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस। जैसे जैसे ये प्राइसेस कम आएंगे, महंगाई कम होती चले जाएगी। महंगाई का मतलब है हम अपने पैसे बचा नहीं पा रहे, हम अपना सेविंग्स कम नहीं हो पा रहा, मतलब जितना सेविंग्स होना चाहिए तो उससे बहुत कम सेव हो पा रहा है, और ज़्यादा पैसा देकर वही सामान खरीद पा रहे हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं। देखिए नेहा जी, एक चीज़ अविनाश जी ने भी बड़ी अच्छी बात बोली है कि नेक्स्ट Q1 Q2 से ज़्यादा उम्मीदें मत लगा के रखिए। बट नेहा जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लोग सुन रहे हैं, हमें ध्यान से समझिए,
जब कभी भी आंधी तूफान आए तो दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए। सिंपल शब्दों में, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, हम दरवाजे खिड़कियां बंद रखते हैं। यही स्टॉक मार्केट में है। अगर आंधी तूफान आ रहा है तो प्लीज अपने दरवाजे खिड़कियां बंद करो, मतलब अपने टर्मिनल, जो ट्रेडिंग टर्मिनल है उसमें अपने पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे आता हुआ मत देखिए। इस टाइम आंधी तूफान चल रहा है, क्या ये तो आएगा हर 4-5 साल में। जब कभी या ट्रंप होंगे या प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे या कोई और होंगे, ये चलता रहेगा। महंगाई भी कुछ टेम्परेरी फेज तक है नेहा जी। जैसे जैसे डॉलर 70-80 के अराउंड आएगा, अपने आप महंगाई काबू में आ जाएगी। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की है, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, ये कई और बाहरी लोग हैं वो हमें डिक्टेट कर रहे हैं। जी नेहा जी। बिल्कुल जैन जी, लेकिन जब हमें पता है कि मुसीबत आ रही है, दिख रही है, तो तैयारी भी हमारी होनी चाहिए। अब बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े कहते हैं, अब कोटक महिंद्रा के एमडी है या कहीं सबके, तो कह रहे हैं मंदी नहीं, महामंदी की तैयारी कीजिए। आप इन बयानों को कैसे देखते हैं और आप हमारे व्यूअर्स को क्या समझाएंगे इसके बारे में? मैम बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। महामंदी आए, मंदी आए, ये सब एक टेम्परेरी फेज है। हम लोग पहले भी जिए हैं, आगे भी जीते रहेंगे। और बाय नेचर आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन नेहा जी। जब कभी भी ग्लूमी वेदर होता है तो लगता है बस खत्म ही होगी दुनिया। दुनिया खत्म नहीं हो रही। ट्रंप को भी पता है 2 साल के बाद वो चले जाएंगे। अभी नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में अभी अविनाश जी बोल रहे थे इलेक्शन आ रहे हैं, अपने आप रिजल्ट्स उनके सामने आएंगे। मेरा ये सिर्फ कहना है कि रिजल्ट्स ऊपर आए, रिजल्ट्स अच्छा आए। अगर आपने बेहतरीन कंपनी में पैसा लगाया है, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, वो कुछ समय में नहीं परफॉर्म करेगी। खांसी बुखाम जुकाम तो लगा रहेगा मैडम, ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो जाएगा। अच्छा एक और बात बताइए नेहा जी, आपके घर में कुछ ना कुछ, जैसे आप एक ऑयल प्रोड्यूसिंग, आपका घर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग है और घर में कुछ इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ गया या कुछ हो गया जिससे कि प्रोडक्शन कम हो गया, जैसे जैसे आप वापस आना चाहोगे तो आप ऑब्वियसली अपने जो भी लॉसेस हैं उनको कवर करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाओगे मैडम। तो सेम यूएई कंट्रीज भी, अब वो बोला है, यूएई कंट्री ने, जीसीसी कंट्री ने बोला है कि हम ओपेक से बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्शन पे तो उनका हाथ नहीं होगा, तो खुल के प्रोडक्शन करेंगे। तो आने वाले टाइम में हो सकता है। और देखिए फिर आपको बोलूंगा, जब सेंटिमेंट्स नेगेटिव होते हैं ना तो मैडम हर चीज नेगेटिव दिखती है। बिल्कुल। और अविनाश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, जब कभी माहौल अगर मद्दी का है तो आप देखो कौन से अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ये लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं क्योंकि ये दिन भर मार्केट को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोगों से ज्यादा इनको नॉलेज है सब्जेक्ट की। बिल्कुल। अब अविनाश जी, आनंद भूषण जी पूछ रहे हैं, ऊनो मिंडा 742 पर इन्होंने लिया है, क्या करना चाहिए इन्हें? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने कंपनी को चलाया है, काफी एक्विजिशंस किए हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही उम्दा क्वालिटी का ऑटो एंसिलरी प्लेयर है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, 1 साल भर कर रखिए। मुझे लगता है कि पैसेंजर कार, टू व्हीलर, मेरे ख्याल से इन सेगमेंट्स को कैटर करता है, ग्लोबल मार्केट्स में भी काम करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो अभी ऑब्वियसली सस्ता नहीं है, लेकिन कम से कम 15-16% की अपसाइड साल भर में जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि इस बार FY27 में होपफुल है कि ऑटो सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो करेगा और इसका बेनिफिट ऑटो कंपोनेंट कंपनीज को मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करिए, बट साल भर का टाइम फ्रेम। देखो, साल भर का टाइम फ्रेम आप कह रहे हैं यहाँ पर अभी रखना चाहिए। अंकित रामपुरिया जी हैं, अविनाश जी कह रहे हैं टाटा कैपिटल में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या सलाह रहेगी इन्हें? नहीं, देखिए टाटा कैपिटल के भी नंबर्स जो आ गए हैं, मेरे ख्याल से पब्लिक इशू के बाद इनका पहला क्वार्टर था, नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए और एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी एनबीएफसी है जो बहुत सारे बिजनेसेस चलाती है, एसएमई, एमएसएमई, फिर कॉर्पोरेट्स, मिड साइज कॉर्पोरेट्स, गोल्ड लोन्स, हाउसिंग फाइनेंस, सारा कुछ करती है। और मुझे लगता है कि देखिए ये डेफिनेटली जो टाटा ग्रुप का जो एक कल्चर है कि वो ज्यादा अननेसेसरी रिस्क कोई भी बिजनेस में लेते नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल है तो निवेशित रहिए, पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक इशू को होने के बाद काफी कम समय हो गया है। मार्केट 1-2 क्वार्टर्स परफॉर्मेंस देखेगी और ऐसे बिजनेसेस में आपको स्टेडी रिटर्न मिलेगा। कोई रातों रात तो आप अमीर नहीं होगे, लेकिन पैसा सेफ रहेगा और कम से कम 15% की रिटर्न आपको साल भर में मिलेगी, ऐसा पॉसिबली इजीली लगता है। बिल्कुल। अब बेलराइज इंडस्ट्री पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं अंकित रामपुरिया जी। देखिए बेलराइज इंडस्ट्रीज मुझे याद है 90 रुपए में आया था नेहा जी। पहले तो कोई वो स्टॉक को देखता भी नहीं था, उसके बाद कोई फॉरेन रिपोर्ट आई, उसके बाद कंपनी ने नंबर्स भी बहुत तगड़े दिखाए। तो मैं तो कहूंगा कि ये एक ऐसा विकल्प है जो 200 रुपए में अगर किसी को मिलता है तो 1.5-2 साल रखिए, यहाँ से भी ये डबल हो सकता है क्योंकि कंपनी अभी एरोस्पेस, डिफेंस जैसे सेक्टर में एंटर कर चुकी है। सारे टू व्हीलर कंपनीज को वो ऑलमोस्ट 2000 कंपोनेंट सप्लाई करती है।
धंधा बढ़ रहा है, कंपनी भी चल रही है, प्रमोटर भी काफी अच्छा है, लेकिन सीधी बात है कि 90 का 200 रुपया हो गया है, तो अभी थोड़ा स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, लेकिन नजरिया आपका 12-15 महीना है, तो डेफिनेटली इसमें एक SIP करिए, अच्छा खासा पैसे बनेगा मीडियम टू लॉन्ग। ओके, मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने की सलाह है अविनाश जी की। बेलराइज इंडस्ट्री की बात कर रहे थे हम। अब अरशद जी जानना चाह रहे हैं सर, GMR एयरपोर्ट पर आपका व्यू क्या है? देखिए, अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है, क्योंकि एयरपोर्ट बिजनेस बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव होता है, हमारे देश में एयरपोर्ट्स की कमी है, और एयरपोर्ट ऐसा चीज होता है जो एविएशन के लिए बहुत जरूरी है। अगर एयरक्राफ्ट की कमी है तो एयरपोर्ट्स की भी कमी है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा विकल्प है उन लोगों के लिए जो 2-3 साल पैसा लगा के भूल जाना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो देखिए, आप अगर इस कंपनी के नंबर्स देखें तो अभी भी ये थोड़ा लॉस मेकिंग वाली कंपनी है, लेकिन हमको लगता है कि आने वाले 2-3 साल में जिस प्रकार का एविएशन ट्रैफिक बढ़ेगा, आज ज्यादातर लोग एयर ट्रैवल से जाते हैं, तो ये नॉर्मल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं 2-3 साल का नजरिया अगर आपके पास में है तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये कंपनी बंद नहीं होगी, अच्छा पैसा बनेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये प्योरली एक ट्रेडिंग स्टॉक है, काफी लोग एंटर करते हैं 1% 5% के लिए, तो उसमें बड़ा पैसा नहीं है, आपको बड़ा पैसा 2-3 साल के बाद ही मिलेगा। ओके, बड़ा पैसा आप कह रहे हैं 2-3 साल के बाद ही मिलने की उम्मीद रखी जाए यहाँ पर। अब आपके लिए एक सवाल आया है जयंत जी। प्रवीण जी कह रहे हैं $80 पर कभी नहीं आएगा। अब मैडम, अब मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फाइनेंस का बंदा हूँ, मेरे को ज्योतिष नहीं आती है। अविनाश जी से पूछ लीजिए, हो सकता है उनको ज्योतिष अरे नेहा जी, इसका मतलब आप कहोगे कि आपको एप्पल केले के भाव पे चाहिए, हम लोग मार्केट में वो बोलते हैं, आपको एप्पल चाहिए लेकिन केले के भाव। जैसे कल मेरे को किसी ने बोला कि TCS मेरे को 1000 रुपए में मिलेगा क्या, मैंने भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, आपके हिसाब से भाव गिरेगा। तो ये रियलिटी है कि अभी 80 रुपया डॉलर होना बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लियरली अभी 96 चल रहा है और आप 80 की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपकी ख्वाहिश है ना, वो तो ऐसा थोड़ी मार्केट चलता है। बिल्कुल, ख्वाहिशों का तो कभी अंत होता ही नहीं है, क्या कहा जाए, क्यों जयंत जी? नहीं, बिल्कुल ठीक है अविनाश जी, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। अभी 80 नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अब देखिए मैडम, देखिए इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में या शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन अगर आप करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाएगा, जब तक आप किसी एक फंडामेंटली या कोई टेक्निकल या कोई एक फिगर्स के बेसिस बनाकर आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तब तक ठीक है। अब आप बोलो 60 नहीं आएगा, 70 नहीं आएगा, हो सकता है 50 भी आए, हो सकता है $1 अगर आप खरीदेंगे तो आपको 50 रुपया दोगे, $1 50 रुपए में मिलेगा आपको, ऐसा देखिए, ये सब परमुटेशन कॉम्बिनेशन घर बैठ के जैन जी ये बताइए, हम तो एक इंपोर्ट पर निर्भर है, इंपोर्ट्स पर हमारी जो इकोनॉमी है, तो फिर ये सपना सच कब होगा? मैडम टाइम दीजिए, मोदी जी ने 2014 में ही शुरुआत करी है, रुक जाइए। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत दिनों बाद समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आत्मनिर्भर की बातें हो रही हैं, समय लगेगा, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन देखिए, आबादी देखिए, आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं वो देखिए, कितने लोग समझदार हैं वो देखिए, समय लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। देखिए मैम, अगर आप 1 मिनट का समय एक्स्ट्रा लूंगा, ऑफ द रडार जा रहा हूँ, दुबई में घूमने जाएंगे कभी, तो कई जगह आपको सड़कें दिखेंगी, और कभी टैक्सी वाले से पूछेगा भैया ये सड़क कहाँ जाती है, बोला नहीं मैडम ये सड़क बना दी गई है, इसके आगे क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। हमारे यहाँ पहले जगह बनती है, उसके बाद सड़कों पर विचार लगता है, समय लगेगा, लेकिन अब आप देहरादून 1.5 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच पा रहे हो। ये भी आपकी देखो कहने वाली बात है, ये भी एक तरह से प्रोग्रेशन है। टाइम लगेगा नेहा जी, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अभी भी बहुत टाइम लगेगा, आप कह रहे हैं बहुत पॉजिटिव है। अविनाश जी ये बताइए, DRS इनसाइट्स के दर्शकों के लिए आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं? देखिए, टॉपिक्स तो मुझे लगता है कि सेफ सेक्टर है। पहले तो जो मेरा पसंदीदा सेक्टर है वो हॉस्पिटल सेक्टर है, क्योंकि हॉस्पिटल सेक्टर को कोई क्रूड ऑयल के प्राइस से या रुपया की करेंसी से कोई लेना है नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि पार्क मेडीवर्ल्ड जो दिल्ली बेस्ड, नोएडा बेस्ड कंपनी है, ये करीबन 229-40 रुपया चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन नंबर आ गए हैं, करीबन ऑलमोस्ट 3800 करोड़ का रेवेन्यू, 250 करोड़ का प्रॉफिट, और 3800 बेड की कैपेसिटी है, जो और 1000 बेड से इस साल बढ़ेगी।
तो यहाँ पे 340 350 का कंफर्टेबली अगले 12 महीने में टारगेट पॉसिबल लग रहा है। और दूसरा शेयर जो ऑटो सेक्टर से है, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, देखिए आपको ऐसे कंपनीज पे बेट करना है जिनकी बैलेंस शीट साइज बड़ी है, प्रोडक्ट रेंज अच्छा है। तो M&M जो 3000 के करीब चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा विकल्प है। आपको अगर एक साथ नहीं खरीदना है तो SIP में खरीदिए, लेकिन साल भर में लगता है 3450 3500 कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि आपको लार्ज कैप पे ही रहना चाहिए, जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है। और अगर आपका थोड़ा रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है तो आप सरकारी बैंक देखिए, क्योंकि ये बैंक्स तो बंद होने वाले नहीं है। हालांकि नंबर्स जैसे मैंने कहा अप्रैल टू जून में थोड़ा नरम आ सकते हैं, बट यहाँ पे पोजीशन ऐड करिए। SBI का मुझे लगता है शेयर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। छोटा बैंक किसी को चाहिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए, 75-80 रुपया चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा विकल्प है। बट नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए और इसमें होल्ड करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि शायद शेयर इतने ना बढ़े, बट आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अविनाश जी के आज के टॉप पिक्स है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो है पार्क मेडी वर्ल्ड एंड M&M। पार्क मेडी हॉस्पिटल सेक्टर से एंड ऑटो सेक्टर से M&M। तो ये हो गए अविनाश जी के आज के टॉप पिक्स। जयंत जी ये बताइए कि भाई मंदी के दौर में 5 ऐसे कौन से टिप्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? 5 नहीं तो जितने भी टिप्स आप देना चाहें। पहला, और अविनाश जी आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हर एक पे बाद में आपसे चाहूंगा कमेंट। 12% से अगर आप ऊपर किसी भी साल पे कोई उम्मीद लगा रहे हो स्टॉक मार्केट से, तो आप स्पेकुलेशन की तरफ जा रहे हो। 12% अगर आपको साल का मिल रहा है, बहुत खुश हो जाओ। अविनाश जी गलत बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल जैन जी, देखिए क्या है कि आजकल लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है ना वो बहुत बढ़ गया है। उनको 12-13% से कोई लगाव नहीं है, वो सोचते हैं ये तो बहुत मामूली है। बट कैपिटल प्रोटेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये डेफिनेटली अच्छी बात है। 12-14% अगर आप इक्विटी से कमाते हो तो FD के रिटर्न से तो कहीं ज्यादा है। नंबर 2, नेहा जी सबसे नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहां पे भी पैसा लगा रहे हैं और अगर आपका शेयर मार्केट में वो प्राइस गिर रहा है, तो फेस में जैसे अविनाश जी और आपकी स्माइल है वो बरकरार रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेहा जी का पोर्टफोलियो नीचे नहीं जा रहा या अविनाश जी का पोर्टफोलियो नीचे नहीं जा रहा। देख, स्माइल बराबर है, तो आप उतना ही पैसा लगाइए कि स्माइल बराबर रहे। अविनाश जी मैं कमेंट चाहूंगा। नहीं देखिए जयंत जी, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सारे जो फंड मैनेजर है, विदाउट टेकिंग नेम्स, जो फंड वाले, म्यूचुअल फंड वाले हैं, AIF वाले हैं, फैमिली ऑफिस वाले हैं, देखिए वो भी हमारे जैसे ही इन्वेस्टर्स है। जब शेयर की भाव गिरती है ना, तब उनको भी उतनी पिटाई और उतनी ही तकलीफ होती है। बट कहने का मतलब क्या है कि रिटेल आदमी इतना डर जाता है कि वो रातों रात अपना शेयर बेच देता है। बट जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने बड़ा पैसा लगाया है, तो उनका माइंडसेट होता है कि वो थोड़ा सा दर्द भी एक्सपीरियंस करते हैं और चुपचाप बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात मान के चलनी पड़ेगी कि बाजार नहीं चल रहा है तो वो आपके मर्जी से नहीं चलेगा, तो आपको थोड़ा टाइम होल्ड करना है। और इसी में स्टॉप लॉस काम आता है वैसे। जी बिल्कुल। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अपनी SIP चालू रखिए। कुछ नहीं हुआ है, कुछ मूवमेंट्स है, फेजेस है। मार्केट जितना नीचे जाएगा वापस उतना पलट के आएगा। SIP मत रोकिए। SIP जितनी लगाते जा रहे हैं उतनी ही लगाते चले जाएं, उसमें कोई भी प्लस माइनस मत करिए। अविनाश जी नहीं बिल्कुल, देखिए SIP तो एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको लंबी अवधि के लिए वेल्थ क्रिएशन देगा, लेकिन हाँ इसमें पेशेंस चाहिए, इसमें थोड़ा इंतजार आपको करना है। आज पैसा लगा के कल रिटर्न एक्सपेक्ट करना या 2 महीने में एक्सपेक्ट करना वो गलत है। तो कम से कम 3-5 साल का व्यू लेके काम करिए और SIP डेफिनेटली अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए चालू है। और लास्ट, नेहा जी लास्ट पॉइंट है, आप अविनाश जी की बात सुने, नेहा मैडम की बात सुने, मेरे बात सुने, लेकिन अपना होमवर्क बीच बीच में करते रहें। वो क्या है कि आप अपना एक बायस्ड ना होकर एक एजुकेटेड इन्वेस्टर बनिए, चीज़ों को समझिए। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां प्रश्न पूछ सकते हैं। थोड़ा एजुकेशन अपने पोर्टफोलियो में लेके आइए। हर बार मत बोलिए कि अविनाश जी ने बोला कि ये भागेगा तो मैं, थोड़ा सा आप भी अपनी तरफ से स्टडी करिए। अविनाश जी पक्का स्टडी करते हैं, नेहा जी मैं पक्का स्टडी करता हूं। अविनाश जी इतने बड़े फंडामेंटल एक्सपर्ट हैं। मैंने हाथ जोड़ के मैंने बोला अगर वो पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ सकता हूं, तो एज एन इन्वेस्टर अगर अविनाश जी कुछ बात बोल रहे हैं तो आप उसको और ज्यादा थोड़ा सा टी फॉर्म ऑफ लर्निंग, इतना सा सुना है उसको आप ज्यादा पढ़िए, टी फॉर्म ऑफ लर्निंग, तो आप उस लर्निंग प्रोसेस पे आ जाइए। अविनाश जी नहीं, मेरे ख्याल से फाइनली मैं यही कहूंगा कि देखिए पैसा तो आपका हार्ड अर्न पैसा है, आपने मेहनत से कमाया, तो थोड़ा सा जैसे आपने कहा जैन जी की थोड़ा सा प्रिकॉशन तो आपको भी लेना है। आपका पैसा है तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है।
इतना भी पढ़िए मत, लेकिन थोड़ा पढ़िए, और जो हो रहा है आपके आसपास वो तो आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स जो कि कोशिश करते हैं क्रेडिबल वॉइस आपके साथ लाने की, जो मार्केट के सारे दिग्गज हैं, चाहे वो सीनियर इकोनॉमिस्ट हों, चाहे हमारे सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स हो, वही आपको एडवाइस देते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम आपसे कहते हैं कि आपकी अपनी रिसर्च, आपकी अपनी स्टडी और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस के बिना कोई भी कदम ना उठाएं और अपना पैसा सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि आखिर पैसा है आपका, आपकी मेहनत का पैसा है। अविनाश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड जैन जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। जाने से पहले अविनाश जी डिस्क्लेमर चाहूंगी आपसे। हाँ, इनफैक्ट नेहा जी, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों को भी हमने वही शेयर्स बताए। पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन इन स्टॉक्स में नहीं है। Thank you so much to both our esteemed guests for joining us today and for being part of this show. थैंक यू मैम। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछना, तो फिर हमारा नंबर है जिस पे आप हमारी मेंबरशिप लेने के लिए क्वेरी कर सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक आप देख सकते हैं, वैसे कमेंट बॉक्स में पिन्ड है। और आप अगर कोई भी इशू आता है तो आप हाई मेंबरशिप करके हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 9215 91685। मैं रिपीट करती हूँ, 9215 91685। इस पर मैसेज के थ्रू अवेलेबल रहता है रिस्पॉन्स आपको। कॉल्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि अटेंड नहीं हो पाती, तो मैसेज के थ्रू अगर आप सिर्फ हाई मेंबरशिप या हाई भी करके भेज देंगे तो भी हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे, हमारी टीम कनेक्ट करेगी आपसे। और साथ में आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उनके लिए है DRS सपोर्ट मेंबरशिप। सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू कराने का मौका पाते हैं, वो भी सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट से। जी हम नहीं, एक्सपर्ट ही करते हैं आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू और उस पर देते हैं अपनी राय। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से कनेक्ट कीजिए हमसे हमारे नंबर 9215 91685 पर और सपोर्ट मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।